हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो यह वीडियो जो हमारे जितने मित्र डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, जो 2022-24 वाले सेशन में हैं, उन सब के लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के F1 के, यानी फर्स्ट चैप्टर के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उस पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरा इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप शब्दों से परिचित हो जाएंगे। जो कैसा शब्द, किस प्रकार का शब्द किस में यूज किया गया है और कैसे यूज किया गया है, कैसे हमें पूरे वाक्यों को बनाया गया है, किस प्रकार क्वेश्चन का जवाब देने का ढंग क्या है, कैसे जवाब दिया गया है, आप कैसे अपने शब्दों को एकत्रित करके उतने पेजों में आपको 3-4 पेजों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा वर्ड है, इतना से तो आपका पेज भरेगा नहीं। सो मेरा ये पर्पस है जो आपके इसका जो कंक्लूजन, इसको आप समझ के, इसको सुन के अपने कंक्लूजन बनाएं, अपने शब्दों में अपना जवाब लिखें। तो मात्र मेरा यह एक पर्पस है इस बनाने के लिए। और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के उसके पूरे डिटेल पूर्वक जो उसके जवाब जितने भी है जिस प्रकार दिया गया है उस पर हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये विद्यालय के विविध कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण दिया। देखिए, विद्यालय के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, इसमें हमारा संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए विवरण देने के लिए कहा गया है। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। और मैं यहाँ पे जो जितना भी ये बताऊंगा ना, 1-2 लघु उत्तरीय है, बाकी सब पूरा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। जो आपको लघु उत्तरीय में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय को आपको डील करने में जो बहुत सारे समय लगेंगे। इसके लिए आपको बहुत प्रकार के शब्दों को एकत्रित करना होगा। आप अगर शब्दों से परिचित होंगे तो आप अच्छे प्रकार से जवाब को लिख सकेंगे। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में विविध कर्तव्यों को संक्षिप्त विवरण दें। तो देखिए उत्तर है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना स्कूल का कर्तव्य होना चाहिए। देखिए समाज की क्या है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना क्या है, सहायता करना समाज की जितनी भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में सहायता करना क्या होना चाहिए, स्कूल का कर्तव्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्कूल का स्वरूप एक सामाजिक संस्था जैसी ही हो, जहां व्यक्तियों को कुशल, अनुशासित और व्यवस्थित समाज का सदस्य बनाने की ओर उन्मुख किया जाता है। इसलिए स्कूल जहाँ पर भी स्थित हो, उसे आसपास के पर्यावरण की आवश्यकताओं के संबंध में निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। वातावरण की भिन्नता से आवश्यकताओं का स्वरूप भी भिन्न होता जाता है। गांव में रहने वाले बालकों की आवश्यकता नगर में बालकों की अपेक्षा भिन्न होना स्वाभाविक है। देखिए, गांव वाले बच्चे और नगर वाले बच्चों की जो आवश्यकता है क्या होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। और अतएव गांव अथवा नगर में स्कूल के कार्यक्रमों के निर्धारण के पूर्व के सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना जरूरी है। नगर के विद्यालय के कार्यक्रमानुसार गांव के विद्यालय चलाने पर स्कूल का परिश्रम विफल होने की आशंका रहती है। देखिए, नगर के विद्यालय के कार्यक्रमानुसार गांव के विद्यालय चलाने पर स्कूल का परिश्रम विफल होने की आशंका है। देखिए, आपके जो शहर है उसमें सभी हमारे जितने भी लोग रहते हैं शहर में, वो सभी जागरूक हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हमारे गांव में आप ये सब लाइन जोड़ के लिख सकते हो, जिससे आपका पेज भरे, आपका वर्ड जितना आपको सटीक लगे वो आप ऐसे करके बैठा सकती हो। तो देखिए, तो नगर विद्यालय हमारा जितना है, आप यहाँ पे कहा गया है, अतएव गाँव अथवा नगर के स्कूल में कार्यक्रमों के निर्धारण कि हमारा से पूरा हम इसका विफल हो सकता है। यानी हमारे जितने भी स्कूल हैं वो शहर के अपेक्षा गांव में विफल हो सकते हैं। यानी गांव में जल्दी वो क्या हो सकते हैं, उसका जो स्कूल है वो नहीं चल सकता है ठीक से। क्यों नहीं चल सकता है, तो इसका ये आप लिख सकते हैं इसमें और लाइन जोड़ के, क्योंकि समाज हमारे गांव के समाज और शहर के समाज में बहुत भिन्नता होती है। शहर के समाज में हमारा जितने भी शहर में लोग रहते हैं वो सभी जागरूक हैं, सभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, सबको शिक्षा के प्रति वो जागरूक हैं, लड़के लड़कियों में भेद नहीं करते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी गाँव के समाज के लोग रहते हैं, उस गाँव के लोग पहले तो हमारे बालिका शिक्षा पर करते हैं, सिर्फ अपने बालकों को पढ़ाते हैं, और बालकों को भी वही पढ़ाते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, या थोड़ा बहुत तो अपने पढ़ाने के आगे बच्चों को पढ़ाना ये निश्चय लेके चलते हैं, तब वो पढ़ाते हैं। लेकिन छोटी उम्र में थोड़ा बच्चों को साक्षर करके
जो है सो वो भी अपना जो है उनको काम में लगा देते हैं। तो इसलिए स्कूल में बहुत सारी और ऐसी घटनाएं आप सोच के लिख सकते हैं जो क्यों जो है परिश्रम जो है सफल होने की आशंका हो रहती है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, वास्तव में विद्यालय को यदि समाज का संक्षिप्त परिष्कृत अथवा परिवर्धित रूप कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। आसपास की समाज अथवा वातावरण की विविध समस्याओं का प्रतिबिंब विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की समस्याओं पर पड़ता है। देखिए आप जो है ना इसमें थोड़ा सा बहुत हार्ड हिंदी लिख दिया है गया है, जो आप में जो बहुत सारे जो है सो लोग नहीं समझ पाएंगे जो क्या लिखना है किस प्रकार, तो उसको अर्थ उसके भाव को समझिए, उस प्रकार अपना शब्द बनाइए, अपना जो आसान सटीक उस पर आपको शब्द लगे वो आप बताइए, जो है वहाँ पे लगाइए। देखिए विद्यालय यदि समाज के संचित परिष्कृत अथवा परिवर्धित रूप कहा जाए तो अतियुक्ति ना होगी। यानी आप समाज जो है विद्यालय क्या है, समाज का एक छोटा सा रूप है। यानी आपके जब देखिए यहाँ पे डील भी किया गया है, आसपास के समाज अथवा वातावरण की विविध समस्याओं का प्रतिबिंब विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की समस्याओं पर पड़ता है। उदाहरण के लिए छुआछूत, जातिगत भेद, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि कुछ ऐसे सामाजिक दोष हैं जो कि विद्यालय में प्राय देखे जा सकते हैं। किंतु यदि विद्यालय का संचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए सुगठित रूप से किया जाता है तो समाज के ये अवगुण विद्यालय के उग्र रूप धारण नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो विद्यालय के जो कर्तव्य थे उसके बारे में इतना शब्द लिखा था, लेकिन आपने इसे पढ़ा तो आप में और नॉलेज खुलेगी, आप और अच्छी तरीके से इसको डील करके और पेजों में लिख सकते हो और लाइन बढ़ा सकते हो उसमें। तो यही हमारा इस जो वीडियो बनाने का पर्पस है। तो आपने ये समझा। आप चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये, बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, मित्र समूह इत्यादि की क्या भूमिका होती है बताइए। बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। बच्चे के देखिए उत्तर है हमारा, बच्चे के समाजीकरण में परिवार, मित्र समूह, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम, साहित्य एवं धर्म प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिवार बच्चे के समाजीकरण की प्रथम इकाई है। इसी में बच्चे के समाजीकरण का प्रारंभिक चरण कहलाता है। देखिए इसी में बच्चे के समाजीकरण का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है, जो है परिवार। यानी परिवार जो हम देखिए ये सीटेट में भी क्वेश्चन आता है और बहुत सारे आप इसमें भी आ सकता है। जो देखिए समाजीकरण जो है सो हमारा दो प्रकार का होता है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण। तो प्राथमिक में आपका परिवार आएगा और इसमें कभी कभी पड़ोस मित्र भी जो है पड़ोसी भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरा क्या आता है हमारा, पहला हम परिवार आएगा समाजीकरण में, दूसरा में जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा आपका विद्यालय। ये अपना स्थान नहीं चेंज करेंगे, समझ गए। ये जो है आप याद कर लीजिए, जो है पहला परिवार होगा, दूसरा विद्यालय होगा। और सीटेट में अगर आएगा तो ऐसे करके ऑप्शन आता है परिवार या मित्र या विद्यालय या जैसे प्राथमिक समाजीकरण देगा परिवार या मित्र या विद्यालय या पड़ोस। तो इसमें जो हमारा जो होगा सो परिवार और मित्र होगा। कभी कभी विद्यालय मित्र जो है मित्र समूह और पड़ोस जो है सो दोनों में चलता रहता है। अगर आपको इसके साथ ऑप्शन देगा तो आप इसमें प्राथमिक मारिएगा, अगर सेकेंडरी में रहेगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वितीय जो होगा हमारा समाजीकरण, उसमें अगर विद्यालय दिया है तो विद्यालय तो होगा ही, विद्यालय लगा हुआ है, और परिवार विद्यालय के साथ नहीं लगा हुआ है लेकिन मित्र समूह लगा हुआ है, या कहीं पे आपका जो है लोग समाजीकरण जो है हमारा मित्र समूह या पड़ोस लगा हुआ है विद्यालय के साथ, तो द्वितीय समाजीकरण में आ जाएगा। तो पड़ोस विद्यालय पड़ोस और समाज के लोग और मित्र समूह जो है सो हमारे एक दूसरे द्वितीय समाजीकरण और प्राथमिक समाजीकरण दोनों में आते हैं। ये में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप समझ लीजिए। अभी जो इसका जो परिवार पहला समाजीकरण है जो है, और द्वितीय समाजीकरण क्या है, विद्यालय है। और बाकी दोनों जो है आप चाहे मित्र समूह जो कहिए, समाज के लोग या पड़ोस के लोग कहिए, ये दोनों में एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। तो ये दोनों खास भूमिका नहीं जो है खास इस दोनों में प्रॉपर ढंग से नहीं रहते। प्रॉपर वही है, पहला है परिवार और दूसरा में है विद्यालय। तो देखिए इस पे दिया गया है परिवार बच्चे के समाजीकरण की प्रथम इकाई है। इसी में बच्चे के समाजीकरण का प्रारंभिक चरण का चलता है। धर्म, संस्कृति, लिंग, जाति संबंधित प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में ही पड़ती है। छोटी उम्र में ही परिवार दंड, पुरस्कार तथा पुनर्बलों का उपयोग कर परिवार में जो है एवं समाज के वंचित व्यवहारों को आकार देता है। मित्र समूह बच्चों का वह खुला मंच होता है जहां वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एवं अपने मित्रों में बहुत सारी आदतें सीखते हैं।
बच्चे को पहनावा, खान पान, खेल कूद एवं जीवन शैली पर मित्र समूह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा समाज स्वीकृत व्यवहार ही करे। उनके व्यवहार पर न केवल परिवार का बल्कि अन्य लोगों की भी निगाहें होती है। बच्चे की आदतों में सुधार के लिए समुदाय कई बार परिवार पर दबाव भी डालता है। क्या है, बच्चे की आदत में क्या है, सुधार के लिए समुदाय, हमारे समाज के लोग यानी समुदाय क्या होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के घर लोग जो रहते हैं वो हमारा समुदाय कहलाते हैं। तो वही हमारा क्या समुदाय जो है, हमारे जितने लोग रहते हैं समाज में, वो क्या परिवार पे जो बच्चों के जो आदतें होती है उस पर दबाव डालते हैं। जो अगर वो समाज के विरुद्ध, अगर कोई नियम कानून के विरुद्ध, अगर समाज के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है तो वो अपने परिवार को सचेत करते हैं ऐसा नहीं करने के लिए। तो इतना हमने पढ़ा, आपको इसके इतना पढ़ के बहुत सारे नॉलेज मिल चुके होंगे। और मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, आप वो वर्ड बाय वर्ड सुनिए, आपको जो अच्छे से समझ में आएगी और अपने वर्ड को आप खुद से बना के खुद से ये क्वेश्चन का आंसर भी जवाब दे सकते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो। देखिए, उसके बाद है समुदाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक अर्थ में समुदाय किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह से है जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो एवं समान सरोकार हो। देखिए, समुदाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में। देखिए, अब यहाँ पे क्या दे दिया, उसी में बीच में लिख दिया समुदाय। जैसे मैंने समुदाय को आपको जो है सो आपका जो इसका समुदाय जो है सो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें अब समुदाय को भी डील कर दिया है कि समुदाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक अर्थ में समुदाय किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह से है जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो एवं समान सरोकार हो। दूसरे अर्थों में है एक पूरे शहर, राज्य या देश को भी समुदाय माना जाता है। यहाँ हम समुदाय का प्रयोग पहले अर्थ में देख रहे हैं। इस प्रकार के समुदाय का निर्माण एक जाति, एक धर्म या अनेक जातियों एवं अनेक धर्मों से होता है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण अलग अलग होगा। देखिए, जैसे कि जितना मैंने समुदाय के बारे में इतना शॉर्टकट बताया, लेकिन इसमें कितना था, 4-5 लाइन में जो है समुदाय के बारे में जो है इतना अच्छे से डील किया गया है। तो आपको समुदाय के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई। समुदाय किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, बीच में समुदाय शब्द आया तो समुदाय को ही डील कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से फॉर्मेट है आंसर देने का, वो मैं आपको बताने चाहता था, जो आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद एक ही जाति द्वारा निर्मित समुदाय में उस जाति विशेष की परंपराएं, रीति रिवाज बच्चों को सिखाया जाता है। जहां एक से अधिक जातियों द्वारा निर्मित समुदाय है, वहां बच्चे की अपनी जाति विशेष की परंपराओं एवं रीति रिवाज के अलावा अंतर जातीय संबंधों के बारे में भी सीखने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार एक ही धर्म द्वारा निर्मित समुदाय के बच्चे को उस धर्म विशेष की रीति रिवाज, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान से अवगत कराया जाता है, जबकि विभिन्न धर्मों द्वारा निर्मित समुदाय के बच्चे के अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाज, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान के अलावा दूसरे धर्मों के समानता के अभिन्नताओं को भी सीखने का अवसर मिलता है। देखिए, इतना समुदाय के बारे में जो है इतना वर्ड सारे लिख दिए हैं, क्योंकि उसी के मिलते जुलते वर्ड पूरा लिखा गया है। समुदाय को पहले डिफाइन किया गया है, फिर समुदाय के जितने प्रकार कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है वो सब जो है इसमें दिया गया है। तो उसके बाद हमारे देखिए पैराग्राफ चेंज करके जो लिखा गया है इसमें, इसके साथ ही बच्चे का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्था जैसे विद्यालय, क्या सामाजिक संस्था, समाज का एक छोटा सा रूप ही है विद्यालय, पाठचर्या, राज्य आदि से होता है तो सामाजिकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे परवर्ती समाजीकरण कहते हैं। देखिए, समाजीकरण की जहाँ से औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे परावर्तिक समाजीकरण कहते हैं। देखिए, प्रवर्ती समाजीकरण जो एक और वर्ड आ गया से क्या कहते हैं, प्रवर्ती समाजीकरण का जो है किसे कहते हैं। तो देखिए, बच्चे का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्था जैसे विद्यालय, पाठचर्या, राज्य आदि से होता है तो समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब समाजीकरण की औपचारिक देखिए, दो शिक्षा क्या भी होता है, शिक्षा भी दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जो जिसका समय सीमा, जिसका जो है पूरा जो एक ढंग से एक प्रबंध करके कोई कार्य को किया जा रहा हो, यानी उस टाइम पर वो विशेष काम को किया जाएगा, उसके सिवा और कोई काम को नहीं किया जाएगा। उस ACD और स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा, वो हमारा क्या कहेगा, औपचारिक शिक्षा कहलाएगा या औपचारिक कोई भी। और अनौपचारिक क्या होता है, जिसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, वो कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है वो शिक्षा। तो यही, और औपचारिक क्या है, यानी उसको स्टेप बाय स्टेप समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो विद्यालय, पाठचर्या, राज्य आदि से मुलाकात होगी तो क्या होगा, समाजीकरण की जो औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है।
है, जैसे जिसे क्या कहते हैं, परिवर्ती समाजीकरण कहते हैं। आप इसको, आप समुदाय के बारे में आपको जो है ये वर्ड मिल गया, परिवर्ती समाजीकरण के बारे में मिल गया। अब उसके बाद ये क्या है, यह प्रक्रिया बाल अवस्था के उत्तरवर्ती काल से शुरू होती है, जब बच्चे का समय परिवार के अलावा समाज के किसी अन्य संस्था जैसे विद्यालय में व्यतीत होना आरंभ होता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहती है। चलिए इतना हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रावर्तिक समाजीकरण के संदर्भ में। देखिए वहाँ प्रावर्तिक समाजीकरण के संदर्भ में जो है विद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यालय समाजीकरण में समाज एवं राज्य के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है। विद्यालय के पास ऐसे अनेकों उपकरण होते हैं जिनके द्वारा बच्चों का समाजीकरण करता है। उसमें से कुछ उपकरण हैं पाठचर्या, शिक्षण पद्धति, शिक्षक की भूमिका, पाठ्यशागामी क्रिया आदि। विद्यालय में समाजीकरण की विशेष चर्चा तीसरी इकाई में की गई है। अब जो हमारा जो ये जो है सो जितना क्वेश्चन जो उसका जो थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा है, इसके साथ ही आज संचार माध्यम भी समाजीकरण के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा। और संचार माध्यम क्या होता है, हमारा टेक्नोलॉजी जितने भी होती है कम्युनिकेशन के माध्यम से जो समाजीकरण एक प्रमुख जो है माध्यम से उभरा है। कार्टून चैनलों की भरमार एवं मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता ने बच्चों की सामाजिकता को प्रभावित किया। सो भी सही एकदम। अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्टून चैनल और मोबाइल फ़ोन ने उपलब्धता ने बच्चों को किस प्रकार समाजीकरण की जो है सो जो है इसको प्रभावित किया है। देखिए कार्टून जो है हमारे देश विदेश के लोग बनाते हैं, देश विदेश के लोग जो कार्टून अपने परंपराओं, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुसार बनाते हैं। जिस प्रकार उस पर भाषा बोली जाती है, जिस प्रकार ढंग, देखिए भाषा तो चेंज कर दिया जाता है वॉइस आर्टिस्ट के जरिए, लेकिन जो जो इसमें दिखाया जाता है, जिस प्रकार उस कैरेक्टर का जो गुण होता है या कैरेक्टर कुछ एक्टिविटी करता है, तो वो सब तो नहीं बदला जाता है। तो वही सब जो है प्रभावित करता है। जो अगर बच्चा देख रहा है मोबाइल फ़ोन में, ऐसे कोई बहुत सारे शॉर्ट आते हैं, रील्स है, वीडियोज़ है, इतना जो देख के बच्चे क्या है वो सब सीखते हैं, वो एक्वायर करते हैं। बच्चे जो है उसका नकल करते रहते हैं। तो वो भी क्या है, बच्चे अगर जो भी देखेंगे वो अपना ग्रहण करेंगे, नकल करेंगे, तो उसके जो समाजीकरण होगा, समाज में कुछ अलग देखेगा और मोबाइल पे कुछ अलग देखेगा। उसके समाज में कुछ अलग कायदे कानून होंगे, जो ऐसा करना मना होगा, तो मोबाइल पे देखेगा कोई ऐसा कर रहा है, तो उस पर क्या हो जो है सो दुविधा में फंसेगा, उससे समाजीकरण प्रभावित होगा। तो एक दूसरे के प्रति क्या हीनता की भावना पैदा होने लगेगी। तो यही सब जो प्रभावित किया है। देखिए मैंने कितना बोल दिया, एक जो है समाजीकरण या जो है सो इसकी जो हमारे संचार के माध्यम से, तो आप ये सब भी लिख सकते हो। आप अपने एग्जाम्पल के तरह जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल जो है सो अगर आप एक कोई एग्जाम्पल सोच के लिखते हो, जो ऐसा करता है, एक बालक है जो इतने साल का है, ये मोबाइल देखता है, ये इस प्रकार का चलचित्र वीडियो देख रहा है, वो वीडियो में जो है सो ये सब होते हैं, तो वो भी अपना एक्टिविटी जो है व्यवहार में लाता है। लेकिन परिवार के लोग या उसके समाज के लोग इस प्रकार के लोग हैं जो उसे जो है सो हीन भावना या उसको ये करने से रोकते हैं, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता है। या बहुत सारे ऐसे जो है आप ऐसे करके एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो। इसके बाद हमारे देखिए जो यहाँ पे है, ये संचार माध्यम धीरे धीरे बच्चों को परिवार एवं समुदाय से दूर करते चले जा रहे हैं। कई बार बच्चों में द्वंद्व की स्थिति भी पैदा करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, बच्चों में क्या होती है, द्वंद्व की स्थिति भी जो है सो पैदा करते हैं। जब बच्चे संचार माध्यमों पर दिखाए गए दृश्यों को अपने परिवेश के संदर्भ में देखते हैं, राज्य परिवर्ती समाजीकरण का एक सख्त माध्यम। देखिए दिखाए गए दृश्यों को अपने परिवेश के संदर्भ में देखते हैं तो क्या होती है, उनमें द्वंद्व की जो है से स्थिति पैदा होने लगती है। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे है, राज्य भी परिवर्ती समाजीकरण का इस सशक्त माध्यम है जो अपने नीतियों, नियम, कानूनों और सेवाओं के माध्यम से बच्चों के जीवन का हस्तक्षेप करता है। राज्य भी क्या एक प्रकार का जो है परिवर्तित समाजीकरण है, जो क्या है, नियम, जो अपने नीतियों, नियम, कानूनों और सेवाओं के माध्यम से बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। तो हमारा ये जो था सो एक प्रश्न का उत्तर था, जो हमारा ये दूसरा प्रश्न था इतना। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसके बारे में, जो हमारे बच्चों की समाजीकरण में जेंडर की क्या भूमिका होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा जो F6 जो है हमारा जेंडर परिप्रेक्ष्य जो है हमारा जो है इसका पेपर ही अलग है, इसका चैप्टर ही अलग है, उसमें ही पूछा जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा, जो आप उस पर ये वाला क्वेश्चन भी जो है सो उस F6 टाइप में इस प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा। यही तो नहीं आ सकता है, लेकिन इस टाइप का, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएगा। और अगर आप ये आंसर जो पढ़ लोगे तो आप इससे मिलते जुलते जो है सो क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो चलिए हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बच्चों के समाजीकरण में जेंडर क्या भूमिका होता है उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर,
किसी भी समाज के मानवीय होने की कसौटियों में से एक महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि उसमें स्त्री और पुरुष के बीच संबंध कितने समतामूलक हैं। यानी उसके आप जो है किसी भी समाज के मानवीय होने की कसौटियों में से एक महत्वपूर्ण कसौटी यह भी है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो है संबंध कितने समतामूलक है। यानी स्त्री और पुरुष में किसको कितना महत्व दिया जा रहा है, किसको किस प्रकार से देखा जा रहा है, अगर किसी को एक जाति को किसी को अगर स्त्री को नहीं दबाया जा रहा है, ना पुरुष को दबाया जा रहा है, उसे कोई नीचा नहीं दिखा रहा है, सबको एक समान नज़र से समतामूलक की तरह जो है सो देखते हैं, एक समान पूर्वक। तो यही है, यह गौर करने वाली बात है कि स्त्री और पुरुष के बीच भिन्नता प्राकृतिक है, लेकिन असमता समाज द्वारा सृजित है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमता को रचने का प्रयास बहुत पुराने हैं और जटिल हैं, जिनकी शुरुआत बच्चे और उनके बचपन के विभिन्न संदर्भों में हो जाती है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए जेंडर आधारित असमता की जड़ों को समझाना अति आवश्यक है। खासकर बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी शिक्षा को लेकर मानसिकता के दृष्टिकोण से देखिए, अब हमारा जो है एक पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर चलेगा। अब हमारा जो बिहार का चर्चा आया है कि बिहार में जो है सो हमारे जो है सो लड़कियों की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा किस प्रकार से है। तो बच्चों की जो है सामाजिकरण में जेंडर की भूमिका। अब बच्चों की सामाजिकरण में हम इस प्रकार, मेरा जो ये जो पूरा था इसका इंट्रोडक्शन था, तो किस प्रकार से एक समाज जो है अच्छा समतापूर्वक समाज बन सके, इसमें क्या सब जो है अपनी जो है सृजित करनी चाहिए, जो पुरुष और स्त्री को किस प्रकार से जो भिन्नता नहीं करनी चाहिए, या क्या क्या होता है एक जो हमारा समाजीकरण को जो है प्रभावित करता है। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की क्या भूमिका होती है। तो सामाजिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि जेंडर की भूमिका की बात की जाए तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। आमतौर पर जेंडर की भूमिका समाज द्वारा तय किए गए उन व्यवहारों को प्रतिबिंबित करता है जो लड़के या लड़कियों के लिए सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। आप देखिए जो जेंडर क्या है, तो जेंडर को यह समझाया है यहाँ पे, जो समाज द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन व्यवहारों को प्रतिबिंबित करता है। आमतौर पर जेंडर की भूमिका क्या होती है, तो समाज में उन व्यवहारों को प्रतिबिंबित करता है जो लड़के या लड़कियों के लिए सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। ये हमारा जेंडर का परिभाषा हो गया। अब उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, किसी भी बच्चे का प्रथम समाजीकरण अपने परिवार में ही होता है। जन्म से ही बच्चे की जैविक संरचना इस बात को स्पष्ट करता है कि नवजात शिशु लड़का है या लड़की। इस जानकारी के साथ ही परिवार उनके विकसने की प्रक्रिया गढ़ लेता है, विकसने की प्रक्रिया कर लेता है। साथ ही यह भी तय हो जाता है कि बड़े होकर उनकी भूमिका क्या होगी। इस मानसिकता के साथ ही बच्चों का समाजीकरण होता है। इसलिए लड़के और लड़कियां की भूमिका उनके जन्म के साथ ही तय हो जाती है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि लड़कियां पराया धन होती है। विवाह के बाद उन्हें उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है जो उनकी माँ, बहन, नानी, दादी या अन्य महिलाएं सदस्यों के द्वारा निभाई जाती है। इसमें इतना जो है, जो बच्चे आप अपने आसपास जो देखते हैं, जो भी लड़कियों और लड़कों के प्रति जो भेदभाव होते हैं या जो भी होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कहा गया है, देखिए लड़कियां के जो जन्म से ही इनमें जो है सो डिवाइड हो जाते हैं, जो ये लड़का है ये लड़की है, और उनकी मानसिकता भी ऐसी बनती चली जाती है। जो लड़कियां जो है जो घर के काम ही करेंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी, वो पढ़ाई धन होती है तो उसे ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, वो जाके दूसरे घर में ही करेगी तो दूसरे का विकास करेगी। तो हमें क्या, वो हम अपन खुद क्यों पढ़ाएं। देखिए कैसी मानसिकता है, जो बोले अगर दूसरा घर जाएगा, दूसरे के घर जाएगी, पराय धन होती है तो हम उसे क्यों पढ़ाएं, हम उस पर क्यों खर्चा करें, बाद में उस पर हमें दहेज देना है या कुछ ऐसी सोच रखने वाले आदमी हैं जो है सो उसको नहीं पढ़ाते हैं, जो इसकी तो दूसरे घर ही जाना है, दूसरे के गले में बांध देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मतलब इस प्रकार की सोच रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे और भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होते जा रही है इसकी संख्या। तो ये देखिए इस प्रकार से बचपन ही उसे गढ़ लिया जाता है और उसको इस प्रकार से उसके परिवार द्वारा, उसके मम्मी पापा द्वारा जो शिक्षा दी जाने लगती है। जो लड़की है तो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, जो है सबकी देख रेख करेगी, सबके कपड़े खींचेगी। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रकार के जो उसके माँ, बहन, नानी, दादी और अन्य महिलाएं सदस्य के द्वारा निभाई जाती है, उस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसलिए उन्हें घरेलू कामों में शामिल करना है। उनके हंसने, बोलने, उठने बैठने का अंदाज, किससे कैसे बात करना है, क्या पहनना है, किन खिलौनों से खेलना है, घर के नन्हे सदस्यों यानी छोटे भाइयों बहनों की देख रेख करना, ये सारी बातें घर में तय हो जाता है।
वहीं लड़का का पालन पोषण अलग ढंग से होता है, जिससे वे बड़े होकर वंश को आगे बढ़ा सके। आप देखिए लड़का का पालन क्या है जो है सो अलग ढंग से होता है, और इसमें भी होता है अगर लड़का है तो घर का काम नहीं करेगा, वो बाहर ही रहेगा, बाहर का काम ही करेगा। तो लड़कियों के साथ भी जो है लड़कियों के साथ भी बहुत सारे ऐसे भेदभाव किए जाते हैं। अगर कोई लड़का घर में रहता है, अगर कोई घर का काम कर रहा है लड़का, तो उस पर हंसा जाता है। अगर लड़का रोता है तो उस पर हंसा जाता है, लड़के रोते नहीं हैं, या लड़का ऐसा काम नहीं करता है, लड़का अपने बाहर रहता है, घर में क्यों बैठे रहते हो, बहुत सारे ऐसे जो है। तो अगर घर का काम कर रहा है तो उस पर हंसा जाता है। तो ये सब जो है सो आप सिर्फ जेंडर की भूमिका आप लड़कियों पे ही दबाव डाल के नहीं देख सकते, और लड़कों के पक्ष में भी देख सकते हो। तो लड़कों पे भी बहुत सारे ऐसे जो है सो जो है मजाक जो है सो खेलियाँ उड़ाई जाती है। तो ये सब देखिए उसका जो है सो अगर देखिए इस पे भी लिखा है, जैसे बड़े होकर क्या है वंश को आगे बढ़ाना है, उस प्रकार काम करेगा। लड़का ही घर चलाएगा, लड़का कमा के लाएगा, तो लड़की खाना बनाएगी और घर खुद चलाएगी। और लेकिन पैसा क्या कहाँ से लाएगा, लड़का ही पैसा देगा, जो अपनी मंथली फीस जो है उसकी जो आएगी आय उसके जरिए। तो ये सब जो हमारे सामाजिक भावना जो है सामाजिक सोच जो है सो अब धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन ये जब हमारे जो है सो सामाजिकरण में बहुत हद तक जो है इसको प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके दिया गया, प्राय यह माना जाता है कि लड़के बड़े होकर कमाने जाएंगे, जिससे परिवार की आर्थिक संबल मिल सके। इसलिए लड़कों को ऐसा कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे मजबूत और बुद्धिमान बन सके। यही नहीं, परिवार यह भी तय करता है कि लड़कियों को कौन से कौशल सीखने की जरूरत है। अब देखिए परिवार तय करता है, लड़की खुद नहीं तय कर सकती है, परिवार तय करता है उस कौन से कौशल सीखेगी, यानी सिलाई बुनाई कढ़ाई गाना डांस जो है ड्राइंग। लड़के और डांस नहीं कर सकते, लड़के गाना नहीं गा सकते। तो ये क्या है, ये जो सामाजिक जो एक सोच है, जो लड़कियां ही गाना गाएगी, लड़कियां डांस करेगी, लड़कियां ही कुछ जो है बच्चों को सिलाई कढ़ाई ये सब लड़कियों के लिए जो है विशेषकर काम जो है समाज के द्वारा दिया गया है। तो ये सब कौशल उन्हें सीखने की जो है प्रेरित किया जाता है परिवार के द्वारा, जैसे घरेलू कार्यों में जो उपयोग कर सके। जैसे देखिए सिलाई बुनाई खाना पकाना गीत संगीत जैसे विषय महिलाओं के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ये जो है हमारे समीकरण की एक जो है सो सोच है। परिवार हमेशा इस बात की अपेक्षा करता है कि लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करने की बजाय लड़कियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कार्य करे, जिससे वे समाज में उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। अब क्या है, ये परिवार को ये भी जो है परिवार हमेशा इस बात की अपेक्षा करता है कि लड़कियां जो है लड़कों की तरह व्यवहार करने के बजाय लड़कियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करें, जिससे समाज को अब लड़कियों के परिवार की चिंता भी यही रहती है, लड़कियों वाले के परिवार की चिंता। अगर लड़कियां दूसरे घर में जाती है, अगर वो अब उसके मानकों यानी जो उसके परिवार के रूल है रेगुलेशन है, जो उसके मानक द्वारा तय किए गए हैं परिवार द्वारा, उस नियमों को उस कायदे कानून को फॉलो करे, तो क्या है उसकी जो जितनी प्रतिष्ठा है वो जो है मान प्रतिष्ठा समाज के बनी रहे। तो ये उसकी अपेक्षा रहती है, यही अपेक्षा रख के उसके लड़कियों के माँ बाप उनको सिखाते रहते हैं। उसके बाद देखिए यद्यपि वर्तमान संदर्भ में परिवर्तित दिखते हैं, फिर भी अभी भी परिवार में बच्चे एवं बच्चियों को पढ़ने और विकासने की व्यवस्था में फ़र्क दिखता है। जरूरी नहीं है कि यह फ़र्क हर परिवार के लिए एक हो और निर्विवाद सत्य है। ये कोई विवाद नहीं है, ये जो है एक फैक्ट है, एक सत्य है कि उनकी भूमिका में फ़र्क नज़र आता है। विशेषकर परिवार की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक भौगोलिक धार्मिक और भाषाई परिप्रेक्ष्य भी इस बात को निश्चित करता है कि परिवार में आए नन्हे मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना है और उसके सामाजिक कर्म का ताना बाना कैसे बुनना है। बच्चों में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है सो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो उसके बाद देखिए हमारा जो है इसका जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया, बिहार विशेष की बात करें तो यह भ्रूण हत्या बाल विवाह कुपोषण की शिकार महिलाओं दहेज प्रथा तथा लगातार महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा ने जहां महिलाओं का जीवन मुहाल कर दिया है, वहीं लड़कों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाल मजदूरी की आग में बच्चों का बचपन झोंक दिया जाता है। लड़कियों को कम उम्र से ही घरेलू कामों के लिए निपुण बनाने की कवायद शुरू हो जाती है और बहुत की शादी 18 साल के पहले ही कर दी जाती है। बच्चे सामाजिकरण में जेंडर की क्या भूमिका है, आइए इसे कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझें।
अब देखिए जो हम देखेंगे एक एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चों की जो है सो समाजीकरण को कैसे किस प्रकार प्रभावित करता है वो देखते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपको इस प्रकार के ही एग्जाम्पल, यही नहीं इस प्रकार के ही एग्जाम्पल जो है आपको अगर पेज बनाना हो, अगर आपको उस टॉपिक के लिए और लाइन नहीं सूझ रही हो तो आप एग्जाम्पल सोच के लिख सकते हो। एक उस प्रकार के एग्जाम्पल आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो दृष्टांत अ है, मंगरी का विवाह। देखिए अब कोई एक मंगरी है का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पति कपड़े की दुकान चलाया करते थे। विवाह के 2 वर्षों बाद अचानक मंगरी रोती हुई अपने मायके पहुंची। उसके फटे हुए कपड़े, शरीर पर चोट के निशान एवं रोती हुई आंखें बिना कहे उसकी व्यवस्था स्पष्ट बयां कर रही थी। उसकी दशा देख रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते घर के सारे लोग एकत्र हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप जो लिख रहा है यानी जो मैं ही समझ लीजिए या आप लिख रहे हो तो आप, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी 2 दिन पहले ही मंगरी की माँ नातिन होने की खुशी में पूरे मोहल्ले में जो है यहाँ पे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। फिर अचानक क्या हुआ, मैं अपनी उत्सुकता रोक ना सकी। मैं भी मंगरी के घर पहुँच गई। अब यहाँ मंगरी की मंगरी की कथा सुन पत्थर का भी दिल पिघल जाए। अब मंगरी जो कहानी सुनाई उसके सुनकर क्या करे, पत्थर का भी दिल पिघल जाए, ऐसी थी उसकी कहानी। अब क्या कहानी थी चलिए सुनते हैं। उसने बताया कि ज्यों ही उसकी बेटी हुई ससुराल वालों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। यानी यातनाएं, जो कष्ट जो है उसको कष्ट या उसको जो बहुत सारे जो है जो दंड आप कह सकते हैं एक तरह का हो सकता है, जो बहुत सारे काम धंधा करने पड़े, बहुत सारे उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको कष्ट दी जाने लगी। बेटे की आस में कितनी भ्रूण हत्या की। अब देखिए भ्रूण हत्या भी की बेटे की आस में उसके ससुराल वाले ने। इस बार झाड़ फूक करने वाले बाबा के आश्वासन पर उन्हें लगा कि आने वाला बच्चा लड़का होगा, इसलिए उसे पलने बढ़ने का मौका दिया गया। परंतु इस बार भी बेटी होने के कारण उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके वंश में कौन आगे बढ़ाएगा, इसलिए उन्हें मार पीट कर मंगरी को घर से निकाल दिया। बेटे की दूसरी शादी के लिए पूरा परिवार घर से बाहर गए हुए थे। मौका देखकर मंगरी घर से भागकर अपने मायके पहुंच गई। देखिए अब जो है तो जेंडर जो है हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है, हमने इस प्रकार के उदाहरण को एक उदाहरण देके समझ लिया। अब हम जो हमारा दृष्टांत व है उसके जरिए से हम दूसरा उदाहरण देके समझ सकते हैं। और जो इसमें जो लिखा हुआ ना, आप और अच्छे तरीके से इसको डील करके और बढ़िया तरीके से आपने जो है दूसरे तरीके से, दूसरे वे में, दूसरे रास्ते से सोचकर, दूसरे तरीके से सोचकर आप लिख सकते हैं। और अच्छे तरीके से अपने शब्दों में, एग्जाम में लिखा रहता है जो है सो विद्यार्थी जो है सो यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यानी अपने शब्द जो आप सोचते हो, जो आप घर में बोलते हो यानी हिंदी में, उस प्रकार ही जवाब दीजिए, क्योंकि आपके दोनों के जो मूल्य हैं वो समान होते हैं। अगर कोई आपकी कॉपी में छाप के ही लिख रहा है या अपने मन से लिख रहे हो तो कोई दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कई सर पढ़ेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको ही ज़्यादा नंबर मिलेगा, ना कि किताब वाले को। किताब वाले के लिए बहुत सारे को मिलते होंगे या सर को भी पता होगा जो ये सब वर्ड इतने हार्ड लिखे हुए हैं तो बुक से लिखे होंगे। लेकिन अगर आप अपने शब्द चुनते हो, अपने शब्द सोच कर लिखते हो तो सर भी प्रसन्न होंगे। और वैसा अगर यूनिक आपने कुछ लिखा होगा तो क्या होगा, उससे आपको नंबर ही ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद देखिए आप दूसरा देखते हैं। सुलेख की बहन की शादी थी। गांव शहर हर जगह उसके रिश्तेदार आए हुए थे। खाली समय में भी महिलाएं एकत्रित होकर आपस में चर्चा कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए सरला बोलती है, मेरी बेटी 10वीं में ही पढ़ती है, लेकिन घर को साफ रखना, शाम का नाश्ता बनाना अपने छोटू भाई मुन्नू को भी संभाल लेती है। सच है, बेटियां होना बहुत ज़रूरी है, इसने सरला ने कहा। उसके बाद बिमला ठंडी सांस लेकर गाती है, मुझे ये सुख कहाँ, मेरी बेटी शिप्रा तो घर का काम करना ही नहीं चाहती। कहती है कि बड़ा होकर मैं कलेक्टर बनूंगी। कितना ही समझाती हूँ कि तुझे विवाह कर दूसरे घर जाना है, कुछ घरेलू कार्य सीख ले, नहीं तो बहुत जग हंसाई होगी, लेकिन सुनती ही नहीं है। जग हंसाई यानी जो दूसरे की तरह जो होगा उसका जो है जो दूसरे हंसी उड़ाएंगे। उसके बाद देखिए यह है कमला, ठीक ही तो है, जमाना इतना बदल गया है कि एक आदमी के कमाई से घर नहीं चल सकता। अच्छा तो है, बेटियां पढ़ लिख कर समाज के नाम रोशन करेगी। भाई मैंने तो अपनी
बेटी को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब देखिए कमला क्या कह रही है, जो वो अपनी बेटी को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। कमला किसी काम से चली जाती है, उसके जाते ही सारी महिलाएं फिर गोल बंद हो जाती है। सबों ने एक स्वर में कहा, शहर में रह कर तो इसके दिमाग खराब हो गए। आप बताइए, उसने यह क्या कहा कि जो उसने अपनी बेटियों को स्वतंत्रता दे रखी है, जो उसे बनना हो बन सकती है, लेकिन इस गांव के लोग जो बैठे हुए हैं, 4 लेडीज़ बैठे हुए, क्या कर रही हैं, जो इसका दिमाग खराब हो गया है शहर में रहकर। घर के रीति रिवाज को तो इसने ताक पर रख दिए हैं। बेटी है, घरेलू कामों को नहीं सीखेगी, लड़कियों की तरह पहनना ओढ़ना नहीं जानेगी, तो विवाह के बाद रोज ही शिकायत आएगी। इनको किसका डर हो रहा है, जो उनके ससुराल वाले से शिकायत ना आ जाए, इसका डर हो रहा है। उसके बाद देखिए, बेटियों को बेटों की बराबरी करने देना यह अच्छी बात नहीं। कमला को यह समझाना चाहिए। उपरोक्त दृष्टांतों के विश्लेषण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिस समाज, देखिए आप यहाँ पे हम ये समझ लें, कमला को यह समझना चाहिए। ये उन्होंने अपने आपस में बात कर लिया। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ से अब हमारा जो है एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब हमारा जो है यहाँ से जो है, अब हम इसका जो है इस सारांश निकालते हैं, देख के पढ़ते हैं। उपरोक्त दृष्टांत के विश्लेषण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसकी भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज का प्रभाव उसके सामाजिकरण पर पड़ता है। जो है विभिन्न धर्मों की समानताओं के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर भी लड़के और लड़कियों की भूमिका अलग अलग ढंग से देखी जाती है। लेकिन एक बात जो लड़कों और लड़कियों के सामाजिकरण में प्रत्येक समुदाय के समान है, वह है लड़कियों की भूमिका के प्रति सामाजिक रवैया। भारतीय परिदृश्य में देखें तो हर समुदाय लड़कियों को कुशल गृहिणी होगा, यहाँ कुशल लिख दिया है, कुशल होगा, कुशल गृहिणी के रूप में ही देखता है। इसलिए समाज में उनके साथ वैसे ही व्यवहार किए जाते हैं, वैसे कार्यों को सिखाने की कवायद की जाती है जो उन्हें कुशल गृहिणी बनने में मदद पहुंच सके। जैसे जो है आमतौर पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए मानव निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बच्चों की देखरेख करना, सिलाई बुनाई करना इत्यादि ऐसे कार्य जो महिलाओं से जोड़ कर ही देख जाते हैं। महिलाओं से क्या करते हैं, जोड़ कर ही देखे जाते हैं। दूसरी और धार के लिए आर्थिक कार्य करना, घरेलू बातों पर निर्णय लेना, ये सारे मर्दों के ही कार्य माने जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला क्या था, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बच्चों की देखरेख करना, सिलाई बुनाई करना इत्यादि ऐसे कार्य क्या थे जो महिलाओं को जोड़कर देखे जाते थे। और दूसरी ओर धार के लिए आर्थिक कार्य करना, घरेलू बातों पर निर्णय लेना, ये सारे मर्दों की कार्य माने जाते थे। इतना ही नहीं, महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकार मानने को भी समाज तैयार नहीं होता है। आप देखिए अब तो ऐसा कानून आ गया है जो आधा प्रॉपर्टी अगर डिवोर्स होता है तो महिलाओं को भी जो है सो जो देनी होती है, या माँ बाप में जो है सो अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के हिस्सा के लिए जो प्रॉपर्टी देनी है। लेकिन समाज जो है ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जो वहाँ पे समाज जो है हमारा जो है सो उनमें जो है सो हर आधार पर जो है सो ये मानने के लिए जो उनमें जो प्रॉपर्टी जो है वो देने के लिए, वो जो है बांटने के लिए एक दूसरे से जो है राजी नहीं होती हैं। देख रेख और लड़कों दूसरी ओर धार के लिए आर्थिक कार्य करना, घरेलू बातों पर निर्णय लेना, ये सारे मर्दों के ही कार्य माने जाते हैं। अब क्या है, आर्थिक कार्य करना, घरेलू बातों पर निर्णय लेना, ये सारे क्या है जो मर्दों की जो है सो कार्य माने जाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकार मानने में समाज तैयार नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। समय के साथ साथ इसके विरुद्ध कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया जो समय के साथ साथ क्या है कानून भी बनाए गए हैं, फिर व्यवहारिक तौर पर महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता है। उसी तरह यदि पेशेवर समुदाय की बात करें तो कुछ कार्य जैसे रेल का इंजन चलाना, पेशेवर यानी जो प्रोफेशनल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बस चलाना, सेना में नौकरी करना जैसे कार्य महिलाओं के लिए असंभव सा प्रतीत होता है, बस चलाना और सेनाओं में नौकरी करना। लेकिन अब ये धीरे धीरे बदल रहा है, जबकि ऐसे कार्यों में भी महिला अपनी धाक जमाई है। अब धीरे धीरे क्या है, अपनी धाक जमाई है, परंतु पितृसत्ता वाले इस समाज में उन्हें अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है कि वे ऐसा कर सकती हैं। ये प्रमाणित करने वाला बात गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना जो है पितृसत्ता वाला समाज में उसको जो है इस प्रकार से प्रमाणित नहीं करना चाहिए। वो अपना एबल है तो वो करते हैं।
तो यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लड़के या लड़कियों का जेंडर आधारित समाजीकरण करने में मीडिया की भी अहम भूमिका रही है। मीडिया जहाँ एक और जेंडर विभेद को कम करने हेतु सकारात्मक प्रयास में शामिल है, वही मीडिया पर लगातार जेंडर विभेद को पुनर्बलित करने का आरोप भी लगाया जाता है। अक्सर विज्ञापनों में नारी पारंपरिक भूमिका को ही दर्शाया जाता है। देखिए मीडिया भी जो है एक प्रकार सामाजिक पर जो है इफेक्ट करता है। अब कोई भी कपड़ा वाला ऐड आएगा कपड़ा धोने का, तो क्या दिखाएगी? महिलाएं कपड़ा धोएगी। और इस प्रकार का अगर कोई खाना बनाने वाला ऐड हो, अगर कोई कुछ खाना पकाने, खाना बनाने या कुछ इस प्रकार जो महिला उसमें विशेष करती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई या ऐसे फील्ड की जो होती है, तो उसमें महिलाएं आती है, महिलाएं का ही प्रचार दिखाया जाता है। और कुछ ऐसे नौकरी पेशे वाले जो आते हैं, तो क्या परिवार जो है उसके व्यक्ति जो हमारे जितने भी मैन हैं, आदमी हैं, उनको दर्शाया जाता है, लड़कों को दर्शाया जाता है। जो लड़के बाहर से थक के काम करके आते हैं, तो कोई एक मसाला का प्रचार देगा जो महिलाएं जो घर में एकदम अच्छे मसाले से ट्राई करके उनको खाना बना कर रखती है, उनको खाना खिलाती है। तो इस प्रकार के जो जितने भी विज्ञापन आते हैं, जो समाज की एक तरह से जो इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं, लड़कियों लड़कों में जो विभेद कर रहे हैं, जो लड़कियां इस प्रकार के काम करेगी, लड़के इस प्रकार के काम करेंगे। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है जो है सो ये है, हमने समाजीकरण की भूमिका को इतना देख लिया और बहुत सारे आप ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं जितना बता रहा हूँ, अगर मेरे शब्द पे आप गौर करिएगा तो ये शब्द आप लिख सकते हैं और अपने मन से भी सोच के आप मंथन करके इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं। परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति उसके बचपन की उम्र की सीमा को तथा वजूद को गढ़ती है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें देखिए, जितना संभवतः क्वेश्चन हो सके उस संभवतः क्वेश्चन में जो है सो क्वेश्चन लिखा गया है, जो किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को आपको अलग अलग प्रकार से लिखा होगा, 2 प्रकार 3 प्रकार, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप कैसे अब एक ही क्वेश्चन है, वो 3 तरह से पूछा गया है। क्या है? परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति उसके बचपन की उम्र की सीमा को तथा वजूद को करती है, कैसे विस्तारपूर्वक बताइए। एक तो ये हो गया। उस पर से हमारा जो है दूसरा है, अथवा एक बच्चे के परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति उसके बचपन के वजूद को करते हैं, उसके संदर्भ में अपनी राय को तर्कों के साथ स्पष्ट करें। ये हो गया। देखिए दोनों है सेम ही, लेकिन अलग अलग शब्दों में लिखा है। अब थर्ड किस प्रकार लिखा है? देखिए परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का बच्चों के सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, आप ये वाला थर्ड लाइन देख के, थर्ड क्वेश्चन देख के आप ये बता सकते हैं कि जो है फर्स्ट ये वाला लाइन देख के आप ये बता सकते हो जो ये वाला जो लाइन है सो इससे मिलता जुलता है। लेकिन अगर थोड़ा भी क्लू मिल रहा है, थोड़ा भी, आप देखिए इसका लाइन बिल्कुल नहीं मिल रहा, वर्ड बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो इस पूरा माध्यम से ही निकलेगा। यानी इसके जो पूरा आंसर लिखा हुआ है ना, इसके माध्यम से ही इसका पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन था। परिवार या घर, अब हमारा देखिए ये क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन होगा शायद। नंबर छोड़िए, आप सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से कैसे वर्ड और किस प्रकार से एग्जाम्पल यूज़ किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसका जवाब ढूंढते हैं। तो परिवार या घर को सभी सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल माना गया है। अब परिवार या घर को सभी सामाजिक गुणों का क्या है? उद्गम स्थल माना गया है। यह प्रथम सामाजिक इकाई होती है। देखिए उसमें भी यूज़ किया गया था, क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण में क्या आता है? जो है हमारा परिवार आता है। यहाँ पे एक अलग शब्द में लिख दिया गया है, अलग वाक्य में लिख दिया है उसी कथन को। यह प्रथम सामाजिक इकाई होता है। उसके बाद है, यह परिवार ही होता है जहाँ से बच्चे सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा कंक्लूजन इतना निकल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। बच्चा क्या होता है? परिवार सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है। उसका सबसे घनिष्ठ संबंध क्या होता है? उसकी अपनी माँ से होता है। उसके बाद माँ उसे दूध पिलाती है और तरह तरह में से उसकी रक्षा करती है। बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने की, पहनने तथा रहने की सीख मिलती है। धीरे धीरे क्या है, खाना वो एक बैग तो आता है, जन्म या प्रकट तो नहीं हो जाता है और उसे सब कुछ आता तो नहीं रहता है। और धीरे धीरे क्या है, सबको ग्रहण करता है, देखता है, अनुकरण करता है, तब वो सीखता है। तो उससे क्या, खाने पीने पहनने तथा रहने की सीख मिलती है। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की भावना पनपती है, जो उसके जीवन की स्थिर दृढ़ बनती है और आगे चल कर उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। चलिए इसके हमने पढ़ लिया इतना।
माँ और बाप से, अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, माँ और बाप से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएं पूरी होती है। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माँ या पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और कुछ कार्यों के करने से उसे दंड मिलता है। अब वो अपने मम्मी पापा को देखता है, माँ अपने अधिकतर आवश्यकताओं पूरी होती है। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्य करने माँ पिता उसे क्या प्यार करते हैं। अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे माँ पापा का प्यार मिल रहा है तो वो उसकी प्रशंसा हो रहा है, और कुछ कार्य ऐसे देखेगा जो अगर वो करेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसे डांट पड़ेगी, उसकी निंदा होती है। तो ये सब बच्चे अपने अनुकरण के ग्रहण करने लगते हैं, उनमें नैतिक भावना के मूल्य इस प्रकार ही जो है सब भावना का विकास होने लगता है। परिवार में ही बच्चों की सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करना चाहिए। अब परिवार में क्या है, उसमें इस प्रकार के ज्ञान का जो है सो ज्ञान पनपता है, जो उसमें कौन कौन से काम करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए, ये हमें परिवार ही जो है बतलाता है और सिखाता है। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा और क्या बुरा है और समाज उसे क्या चाहता है। अब हम इस प्रकार क्या चाहते हैं, क्या जान पाते हैं समाज में क्या अच्छा है। समाज क्या अच्छा है, समाज में दूसरों को जो है आदर करना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, और क्या बुरा है, दूसरों के सामने दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, कुछ इस प्रकार ना करना चाहिए कार्य जिससे समाज के नियम कानून उल्लंघन हो, समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ ना जाना चाहिए, उनके जिससे उनसे निंदा ना हो। तो ये सब प्रकार की जो भावनाएं होती है उसमें पैदा होने लगती है। समाज उससे क्या चाहता है, उसको किस प्रकार से देखना चाहता है, ये भी जो है उसको जो है सो समझ में आने लगती है। धीरे धीरे उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं और समाज को मान्य होते हैं, समाज को मान्य होते हैं, यानी समाज के द्वारा वो मान्य होते हैं। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं, वे उसके साथ हंसते बोलते हैं, बच्चा उनकी तरफ देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की साथ साथ जो है बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भाषा का विकास होता है। परिवार में प्रायः एक से अधिक सदस्य होते हैं, इनमें से प्रत्येक अलग अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएं आदि होती है। फिर भी इनमें से प्रत्येक के साथ बच्चों को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है। अब देखिए हमने यहाँ तक अपने माता पिता जो है परिवार के में माता पिता के अहम रोलों को जो है सो पढ़ा। अब हमारा जो है माता पिता से थोड़ा हट के जो दूसरे लोग हैं उस प्रकार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं उसके बारे में हम डील करेंगे। तो देखिए परिवार में प्राय एक से अधिक सदस्य होते हैं। परिवार में सिर्फ हमें मम्मी पापा तो होते नहीं हैं, कि अनेक सदस्य भी होते हैं। और कुछ परिवार में ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा होते हैं जो ज्वाइंट फैमिली नहीं रहते हैं, तो वो परिवार की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। एक प्राय परिवार में प्राय एक से अधिक सदस्य होते हैं, इनमें से प्रत्येक में अलग अलग मिजाज के, कुछ हंसी मिजाज वाले, कुछ गुस्सेल मिजाज वाले, कुछ इस प्रकार के मिजाज वाले जो समाज से जो है सो अपना जो है सो समाज से हटके ही रहते हैं। तो बहुत सारे सब मिजाज के लोग रहते हैं, बहुत सारे रुचि रखते हैं जो बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो बच्चों को एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो बच्चों को जो है अपने गतिविधियों को जो उसमें रुचि आ रही है उसको करने में उसको जोर देते हैं। तो वो रुचि के लोग रहते हैं। व्यवहार के तरीके अलग अलग होते हैं परिवार के, कौन से परिवार का व्यवहार किस प्रकार सा है, उस अलग अलग परिवार के अलग अलग सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है। भावनाएँ आदि जो है जो भावनाएं भी अलग अलग होती है। जो आदमी को अभी कुछ भावनाएं इतने होंगी, इमोशनल होंगे जो कुछ तुरंत रो पड़ेंगे, या कुछ जो है इतना रहेंगे जो थोड़ी देर बाद रहेंगे, या कोई हंसमुख रहता है तो कोई रोतुला रहता है जो हमेशा रोता है, या कोई हंसमुख रहता है, और कोई एक ऐसा रहता है जो कॉन्फिडेंस के साथ रह रहा हो परिवार का सदस्य, और कोई ऐसा जो है लेजीनेस के साथ रहता है। तो ये सब बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत भावनाएं के लोग रहते हैं। फिर भी उनमें क्या है, एक प्रत्येक के साथ बच्चे को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है, क्योंकि परिवार के एक छोटे से दायरे में उसे हरदम रहना पड़ता है। अब हरदम रहना पड़ता है यानी हमेशा रहना पड़ता है। बच्चा दूसरों के साथ रहता, बोलता और खेलता है। आप देख सकते हैं जो किसमें किस प्रकार का वर्ड यूज किया गया, जिसे आप अपने जो है घर आंगन में यूज करते होंगे, उसी प्रकार का बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो बहुत कठोर कठिन शब्द हैं, जो उसको आप पहली बार सुन भी रहे होंगे।
तो चलिए देखते हैं। बच्चों दूसरे के साथ रहता है, बोलता है और खेलता है। अब बच्चे क्या है, इन सब के साथ रहकर खेलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो बच्चे दूसरे के साथ खेलते हैं, बोलता है, खेलता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह यह सीख जाता है कि दूसरों के साथ किस प्रकार से मिलकर रहा जाता है, दूसरों से किस प्रकार अनुकूल किया जा सकता है, अनुकूलन उसके अनुकूल व्यवहार किया जा सकता है। उस अनुकूलन के इसके दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है। वो कितना सहनशील है, उसके अनुकूल इसके सहन जो है सो पनपने लगता है। परिवार में रहकर ही बच्चा माँ बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है। देखिए परिवार में रहकर बच्चा क्या सब सीखता है। अब ऐसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, परिवार लेके बच्चों में क्या होती है, सहयोग की भावना, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, क्षमा की भावना, अपने सहयोग, नैतिक मूल्यों की भावना, मौलिक धारणाओं की भावना, आदर्शों की भावना सीखा जा सकता है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए इस बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो परिवार में रहकर बच्चे माँ बाप के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है और अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श और शैली की रचना करता है। बच्चे में हम की भावना पैदा होती है। यदि घर में माँ बाप सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे के साथ पसंद करते हैं, तो बच्चे में भी सहयोग की भावना पनपती है। बच्चों में पनपी यह भावना बाहरी समाज के व्यवहार में भी झलकती है। अब यहाँ पे हमको भी आप डील करके अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हो कि हम, देखिए यहाँ पे हम का मतलब सिर्फ मेरा से नहीं है, हम का मतलब जो हमारे समाज, हमारे जितने भी आस पड़ोस हैं, जितने अगर वो मित्र समूह में रहा तो हम बोल रहे थे कि पूरे मित्र समूह की, यानी वो अपने सब कुछ साथ में लेकर चलने की भावना को पैदा होने लगता है। हम की भावना यही होती है। अगर वो बच्चा अकेला रह रहा है तो खुद के बारे में सोचेगा, लेकिन हम इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बच्चा वो जो है समाज के साथ है, पूरे समाज के लोगों के बारे में चिंता करेगा, समाज के साथ या अपने अगल बगल के लोगों के जो भावनाओं की, आवश्यकताओं के जो है पर चिंतन करेगा, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जो है सो कोशिश करेगा, उसके वो अपनों के साथ इंक्लूड होगा, अपनों में शामिल होगा, अपने समाज में शामिल होगा। इसलिए इसमें क्या, हम इसमें जो है हम की भावना कहा गया है। भावना पनपती है। बच्चों में पनपी यह भावना बाहरी समाज के व्यवहार में भी झलकती है। बच्चों में यह जो पनपी है, यह भावना क्या है, बाहरी समाज के जो है व्यवहार में भी झलकती है। उसके बाद है माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा व घर का आर्थिक स्तर बच्चे के सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। अब माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा और घर का आर्थिक स्तर बच्चे के सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। अब किस प्रकार कारक हैं वो आगे देखते हैं। देखिए संपन्न घरों के बच्चे में अधिकतर अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। अब संपन्न घर को जितने भी बच्चे होती है वो तो एक दूसरे को क्या, अपने मम्मी पापा और अपने को क्या संपन्न ही देख रहे हैं, जो हमें कुछ कमी नहीं है, तो क्या अपनी में श्रेष्ठ, मुझे मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे तो कुछ कमी ही नहीं है। तो इस प्रकार की भावना का विकास होता है। वे अधिकतर चुस्त, स्वस्थ और बोलने व्यवहार कुशल होते हैं। वो क्या है, चुस्त होते हैं, एकदम से स्वस्थ होते हैं, उनमें अच्छे अच्छे डाइट फूड, अच्छे अच्छे खाना पोषण मिलता रहता है। वो बोलने और व्यवहार में कुशल होते हैं। और जो संपन्न सुखी संपन्न लोग रहते हैं वो बोलती हुई शैली इस प्रकार से हैं, अच्छे शैली का अपने बच्चों में व्यवहार करना सिखाते हैं, बच्चों को अच्छे प्रकार से विकसित करना, अपने बच्चों को विकास करना, किस प्रकार से समाज के साथ अनुकूल व्यवहार कर सके, उस जो है सो इस जो है प्रक्रिया को, इस व्यवहार को सिखाते हैं। तो कुशल होते हैं अपने बोलने में, स्वस्थ में भी। लेकिन गरीब घरों के बच्चे में निर्धनता के कारण हीन भावना होती है। अब गरीब घर के बच्चे क्या होती है, उसके साथ अगर रहता है संपन्न घर के बच्चों की तो उसमें एक दूसरे मित्र ही है, लेकिन उसमें क्या हीन भावना होती है। उसके मम्मी पापा के पास है, उसके पास यह चीज़ है, मेरे पास नहीं है। वो भी मेरी उम्र का ही है, मेरी क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास इतना अच्छा औजार बक्स है, इतना अच्छा बैग है, इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, वो इतना कहीं गर्मी छुट्टी में वो घूमने के लिए जाता है, गर्मियों की छुट्टी में वो यहाँ पे देश विदेश जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है, हर एक सप्ताह में वो कहीं संडे टू संडे उसके मम्मी पापा घुमाने ले जाते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के कार्य को देखता है जिससे उसमें हीन की भावना पैदा होने लगती है। तो आप ये सब भी लिख सकते हो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जिससे आपका पेज और अच्छे तरीके से बढ़े, आपकी लाइनें जो है ना सो बढ़ पाए, आप और पेज को भर पाए क्वेश्चन लिखने में। इसलिए उनके सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई आती है। अब क्या, इसलिए उन्हें सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई आती है। उनमें क्या हो, समाज में वो जो है सो सूटेबल नहीं हो सकती। वो समाज की समायोजन जो है उनमें क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति की वजह से कहीं
पर हर तरह की स्वतंत्रता होती है तो कहीं कार्यों का बोझ अधिक रहता है। अब देखिए, परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति की वजह से कहीं पर हर तरह की स्वतंत्रता होती है तो कहीं पर कार्यों का बोझ अधिक रहता है। इस सब के वजह से बच्चों में परिपक्वता विकसित होती चली जाती है। वो अच्छा, फिर बहुत अच्छा, फिर सबसे अच्छा करने की तरफ कदम बढ़ाता है, चला जाता है, जिससे अधिक वजूद में आता जाता है। अब देखिए, गरीब के बच्चे जो हैं वो अपने संपन्न मित्रों को देखेंगे। अपने समाज में तो बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं। अब ये गरीब लोग जो ये बच्चा है, ये जो है सो धनिक लोगों को देखता है, जो इससे और ऊपर के बच्चे हैं। वो अच्छे अच्छे तरीके से जूता पहनता है, एकदम ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा लगा के, घड़ी लगा के एकदम से पहन के आता है इसके साथ, और इसके साथ देखता है, खेलता है, रहता है। तो ये इसको देखता है तो उसको में क्या होती है, हीन की भावना पैदा होती है। वो देखता है, उसे जलन होने लगती है। उससे अगर मांगता है तो वो नहीं दे पाता है, तो वो नहीं देता है तो वो अपने मम्मी पापा से जिद करता है। अगर मम्मी पापा उसके दिलाने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं दिला पाते हैं तो उससे मम्मी पापा के सामने हीन की भावना पैदा होने लगती है। उस प्रकार, और उसका जो सा समाज है उसमें भी वो जो है सो समायोजित यानी उसमें सुटेबल ना हो पाता है, उसको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। जो समाज में इस प्रकार के लोग रह रहे हैं तो उसको भी अपना मोड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस प्रकार से करना है जिससे वो अपनी जो है संपन्न मित्र से मिल सके, तो कॉन्फिडेंस के लेवल से मिल सके, या ना जो जाए झुक के मिले, वो आराम से एकदम जो है अपने मन नीचे झुकाए हुए, आँखों को नीचे करके अब जो है सो देखे, उसे बात करे, इस प्रकार की भावना ना हो। इसलिए उसको जो है धीरे धीरे इससे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने से दूसरे स्टैंडर्ड वाले लोगों से बातें करने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाई होती है, और समाज की मूल्यों को, समाज के नैतिक मूल्यों को एक दूसरे के सीखने में कठिनाई होनी पड़ती है। अगर गरीब परिवार के लोग रहते हैं और अमीर परिवार यानी संपन्न परिवार के लोग जो है सो अपने अगर बच्चे को तो पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को, बच्चियों को, बालिकाओं को अगर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो अगर गरीब परिवार के लोग देखते हैं तो उनमें भी होती है जो वो दृष्टि होती है। जो अगर आप देखिए, अभी जो हमारा जो समाज है, हमारा सोसाइटी, वो क्या है, एक दूसरे के देख पे चलता है। अगर वो काम वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो अपना स्टेटस नहीं देखता है। अगर उसके पास थोड़ा बहुत है तो वो करने के लिए थोड़ा बहुत ही योग्य है तो वो करता है। अगर शिक्षा दिलाने की बात हो तो अगर संपन्न परिवार अगर अपनी बच्चियों को, बालिकाओं को शिक्षा दिलाएगा ना, और उस प्रकार के समाज में अगर कोई एक गरीब परिवार भी रहता है तो वो क्या करेगा, जो है सो अपने जो बच्चे होंगे उसको तो पढ़ाएगा, लेकिन अपनी लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, लड़कियों को भी पढ़ाएगा। जो उस प्रकार के समाज में रह रहा है तो देखिएगा, सभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे नाम कर रहे हैं, सभी वो अपनी, और देखिए जिस प्रकार हमने एक कमला वाला उदाहरण देखा था, जैसे कमला अपने बच्चों की बड़ाई कर रही थी, बच्चियों की बड़ाई कर रही थी, उस प्रकार ये दोनों जो है सो उसको जो है सो बुराइयाँ कर रही थी। लेकिन अगर ये शहर में करती तो कमला शहर में उसकी बड़ाई करती तो क्या होती, उसके जो माँ बाप होते, उसके जो पड़ोस, शहर के पड़ोस में जो उसके घर वाले होते या रिश्तेदार होते, तो वो भी अपने बच्चों की बड़ाई करते, अपनी बालिकाओं की बड़ाई करते, जो मेरी बेटी ऐसे ऐसे बनना चाहती है, ऐसे कार्य करती है। तो आपका जो बहुत हद तक समाज पर जो है सो निर्भर करता है, जो आप किस प्रकार क्या बनना चाहते हो और कैसे रह रहे हो, आप किस प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपकी जो जीवन शैली है वो किस प्रकार की है, आपका समाज के द्वारा ही तय होता है। तो हमने आज जो है सो 4 क्वेश्चन देखे हैं, जो समाज जो है सो हमारे किस प्रकार जो है क्या सब करता है। हमारा F1 का ये जो है सो वीडियो था, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, क्वेश्चन की शैली के बारे में। तो आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है सो हमारा बहुत लंबा हो चुका है। तो देखिए, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, जो क्या है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, अथवा विद्यालय किस प्रकार बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है, अथवा बालक समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका का संक्षेप उल्लेखित कीजिए, अथवा क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए, ये जो है हमारा जो है, एक क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा, लेकिन पूछा किस प्रकार गया है, कितने टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 प्रकार में। पहला है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, दूसरा है विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है, तीसरा है हमारा बालक के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, संक्षेप में उल्लेखित कीजिए। अब देखिए, सब में समाजीकरण है, बच्चे और विद्यालय हैं, विद्यालय किस प्रकार बच्चों को समाजीकरण को प्रभावित करता है, बच्चे समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका निभाता है, थर्ड है बालक के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, संक्षेप में उल्लेखित कीजिए। और लास्ट है हमारा चौथा,
क्या विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब देखिए 4 क्वेश्चन लेकिन पूछा अलग अलग ढंग से गया है। यही क्वेश्चन का जवाब क्या है? एक ही है हमारा। तो अब ये वीडियो जो है हम इतना पे ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये वीडियो का जो जवाब है, जो उत्तर है, हम अगले वीडियो में डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को जो है ना शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जो उनको भी पता चले जो उत्तर देने की शैली क्या है, उत्तर जो है सो किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार आप अपने पेजों को, अपने जो लाइनों हो उसको बढ़ा सके। और एक कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हमें डीएलएड की क्लासेस, सीटेट की क्लासेस और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के क्लासेस हो रहे हैं। और डीएलएड 2022-24 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी एग्ज़ाम जो है सो 10 जुलाई से होने वाला है, सो आपको पता ही है। इसके लिए हमारा जो आज से जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हम अब डेली जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही करवाएंगे। तो अभी जो हमारा जो चल रहा था वो F1 का चल रहा था, तो अब हम धीरे धीरे पहले F1 का कंप्लीट करेंगे, फिर F2 का, फिर F12 तक, ऐसे ही धीरे धीरे करके चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को जो है ना नहीं हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।